हेलो एवरीवन। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज है 11 नवंबर 2025 ट्यूसडे। वर्ष के दिनों की बात करें तो 311 दिन इस वर्ष के जा चुके हैं और मात्र 54 दिन इस वर्ष में बाकी हैं। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो है भारत सरकार के एआई विनियमन दिशा निर्देश के बारे में। और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी अमित शाह का जो सहकारी बैंक है यानी कि उसका डिजिटल लक्ष्य क्या है। ये जो सहकारी बैंक के से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वन कोष का क्या उद्देश्य है इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है एआई से रिलेटेड, यानी कि भारत सरकार के एआई दिशा निर्देश क्या है तकनीकी नियमन के लिए, इसका क्या अर्थ रखते हैं। परिचय की बात करें तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY की हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए शासन दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो भारत में इस उभरती तकनीक के नियमन का ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। और ये दिशा निर्देश नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ जवाबदेही, विकास को सुरक्षा से संतुलित करने पर जोर देते हैं। डू नो हार्म सिद्धांत के तहत ये मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है। इसके अलावा दिशा निर्देश की जो पृष्ठभूमि एवं तैयारी क्या है, ये दिशा निर्देश IIT मद्रास के प्रोफेसर बालारामन रविंद्रन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय किए गए हैं। समिति ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की, जो सार्वजनिक परामर्श के लिए खोली गई। इसके अलावा प्राप्त सुझावों की समीक्षा के लिए दूसरी समिति गठित की गई और MEITY के अतिरिक्त सचिव एवं इंडिया AI के जो CEO हैं यानी कि अभिषेक सिंह के अनुसार यह प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों से मजबूत भागीदारी का प्रमाण है। इसके अलावा भारत सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि AI पर तत्काल सख्त नियमन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यह नवाचार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। और ये दिशा निर्देश इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले जारी हुए, जो वैश्विक दक्षिण में पहला AI शिखर सम्मेलन होगा। इसके अलावा दिशा निर्देशों के जो प्रमुख सिद्धांत एवं स्तंभ है, उसके अंतर्गत दिशा निर्देश 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, ठीक है, जो कि AI के समावेशी एवं सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। उसमें से पहला जो स्तंभ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, डेटा एवं कंप्यूट संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। और AI कोष जैसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके माध्यम से भारत विशिष्ट डेटा सेट उपलब्ध कराना, सब्सिडाइज्ड GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रदान करना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI जैसे आधार एवं UPI के साथ AI एकीकरण करना। इसके अलावा MSMEs को कर छूट देना एवं AI लिंक्ड लोन से प्रोत्साहन पाना। तो ये सारे जो काम होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा होते हैं, जो कि एक पहला इसका स्तंभ है। दूसरा जो स्तंभ है वो है क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में। ये जो स्तंभ है इसके अंतर्गत क्या होता है, नागरिकों, सार्वजनिक सेवकों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए AI साक्षरता एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटे शहरों में कौशल कार्यक्रमों का विस्तार इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा नीति एवं नियमन यानी कि पॉलिसी एंड रेगुलेशन के अंतर्गत, यानी कि जो इसका तीसरा स्तंभ है, इसमें मौजूदा कानूनों जिसमें AI एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि वर्गीकरण, दायित्व एवं कॉपीराइट पर लक्षित संशोधन किया जाता है। तत्काल स्वतंत्र AI कानून की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा लेकिन टैक्स एंड डेटा माइनिंग अपवाद पर विचार इसमें किया गया। डिफेक्ट के खिलाफ कंटेंट प्रमाणीकरण फ्रेमवर्क एवं अंतर्राष्ट्रीय AI मानकों पर सहयोग प्रदान करता है। MITY के सचिव S कृष्ण ने कहा, हमारा फोकस मौजूदा विधियों का उपयोग करना है, जिसमें कि मानव केंद्रितता मूल है। इसके अलावा जो इसका अगला जो स्तंभ है वो है जोखिम न्यूनीकरण यानी कि रिस्क माइटिगेशन के बारे में। इसके अंतर्गत क्या होता है, भारत विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन फ्रेमवर्क, स्वैच्छिक फ्रेमवर्क एवं तकनीकी कानूनी उपाय जैसे प्राइवेसी नियमों को सिस्टम डिज़ाइन में एम्बेड करना इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो अगला स्तंभ है वो है जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है, कार्य, जोखिम स्तर एवं परिश्रम के आधार पर ग्रेडेड दायित्व की व्यवस्था की जाती है। और शिकायत निवारण प्रणाली, पारदर्शिता, रिपोर्टिंग एवं स्व प्रमाणीकरण की इसके अंतर्गत दक्षता है
वो की जाती हैं। इसके अलावा जो अगला स्तंभ है वो है संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशंस। इसमें AI गवर्नेंस ग्रुप यानी कि AIGG के नेतृत्व में पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण रखा जाता है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स कमेटी TPAC एवं AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट AISI का समर्थन किया जाता है। अब ये जो सारे स्तंभ है उसमें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने लॉन्च पर कहा, डू नो हार्म फ्रेमवर्क का मूल सिद्धांत है जो नवाचार के लिए सैंड बॉक्स बनाता है, यानी कि जो डू नो हार्म फ्रेमवर्क है उसके तहत। इसके अलावा अगर हम देखें इसके कार्य योजना के बारे में यानी कि द एक्शन प्लान के बारे में, इसमें दिशा निर्देशों में निम्नलिखित कार्य योजना प्रस्तावित हैं, जिसमें कि इंडिया AI मिशन मंत्रालयों, क्षेत्रीय नियामकों एवं राज्य सरकारों को सशक्त बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एवं डेटा कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के माध्यम से AI अपनाने को बढ़ावा देना है। इसके अलावा कार्य जोखिम स्तर एवं परिश्रम के आधार पर ग्रेडेड दायित्व व्यवस्था अपनाना इसके अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा जो DPI के साथ एकीकरण से स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेटिबिलिटी एवं समावेशिता को बढ़ावा देना है और सुरक्षा परीक्षण एवं मूल्यांकन आयोजित करना है। इसके अलावा AI विकास एवं अपनाने के लिए डेटा उपलब्धता, साझाकरण एवं उपयोगिता बढ़ाना, मजबूत डेटा पोर्टेबिलिटी मानकों एवं गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ। इसके अलावा जो सांस्कृतिक रूप से प्रतिनिधि मॉडल बनाने के लिए स्थानीय रूप से प्रासंगिक डेटा सेट के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा जो सरकारी अधिकारियों के AI उपयोग पर लाल झंडे यानी कि रेड फ्लैग ओवर ऑफिशियल यूज़ ऑफ AI का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें क्या है, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके AI के उपयोग पर लाल झंडे लगे हैं, यानी कि सरकार AI को कम नियामकीय बोझ के साथ प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन आंतरिक स्तर पर डेटा गोपनीयता एवं अनुमान जोखिम पर चिंताएं हैं, खासकर जब वरिष्ठ अधिकारी इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई अधिकारी आंतरिक नोट को AI चैट बोट पर अपलोड कर सारांश मांगे या पुलिस AI CCTV अनुकूल करे या फिर AI प्रमोट विश्लेषण से उपयोगकर्ता की भूमिका, पैटर्न एवं रणनीतिक इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये सारे जो मतलब काम किए जाते हैं तो फिर ये चिंता का विषय बन जाते हैं। इसके अलावा विदेशी फर्मों जैसे कि टेलीफॉर्म सब्सक्रिप्शंस के साथ द्वारा चलाए जाने के वाले जनरेटिव AI प्लेटफॉर्मों के प्रसार पर बहस है। इसके अंतर्गत दो मुख्य स्रोत हैं, जिसमें से कि एक है वरिष्ठ अधिकारियों के क्वेरी मैपिंग से प्राथमिकताओं का खुलासा करना, दूसरा है लाखों भारतीय उपयोगकर्ताओं के अनाम डेटा का वैश्विक फर्मों द्वारा दुरुपयोग करना। इसके अलावा जो स्रोतों के अनुसार विदेशी AI सेवाओं से आधिकारिक प्रणालियों की रक्षा पर विचार हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रस्तावित AI कंटेंट लेबलिंग के अंतर्गत जो IT नियमों में संशोधन ड्राफ्ट अक्टूबर 2025 में जारी किए गए थे, उसके अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम को उपयोगकर्ताओं से अपलोडेड कंटेंट के सिंथेटिक जनरेशन की घोषणा अनिवार्य करनी होगी और उचित एवं अनुपयुक्त तकनीकी उपाय जैसे कि ऑटोमेटेड टूल से सत्यापन एवं सिंथेटिक कंटेंट पर स्पष्ट लेबल या फिर जो नोटिस होता है उसको प्रदर्शित करना होगा। अनुपालन न करने पर थर्ड पार्टी कंटेंट से कानूनी छूट समाप्त होगी, जिससे कि प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होंगे। यह डीपफेक के खिलाफ है, जो चुनावी हस्तक्षेप या गलत सूचना फैला सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी नियमन पर प्रभाव क्या पड़ेंगे, यानी कि इम्प्लीकेशन फॉर टीच रेगुलेशन क्या होंगे इसके, तो ये दिशा निर्देश मौजूदा कानूनी ढांचे जिसमें कि IT एक्ट DPDP एक्ट के भीतर जोखिम प्रबंधन पर जोर देते हैं, बिना तत्काल स्वतंत्र AI कानून के। इसके अलावा नवाचार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियमन से परहेज करना, लेकिन डीप फेक पूर्वाग्रह एवं गोपनीयता जोखिमों को संबोधित करना इसके अंतर्गत आता है। और ग्रेडेड दायित्व, शिकायत निवारण एवं पारदर्शिता से कॉरपोरेट दायित्व जो है वो बढ़ेगा, यानी कि अगर ये सारे जो काम किए जाएंगे, ग्रेडेड दायित्व दिया जाएगा, शिकायत निवारण जो है वो किया जाएगा, शिकायत का निवारण किया जाएगा और पारदर्शिता से कॉरपोरेट दायित्व जो है वो बढ़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत
वैश्विक AI मानकों का हिस्सा जो है वो बनेगा। इसके अलावा इसमें अवसर क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं और वैश्विक तुलना की अगर हम बात करें तो अवसर में हमारे पास है आर्थिक विकास करना, यानी कि इस अवसर से हम आर्थिक विकास कर सकते हैं जिसमें कि AI से GDP में 15 से 20% की वृद्धि जो है वो संभव है। इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार है MSMEs एवं DPI एकीकरण से समावेशी विकास किया जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि में AI से सबका साथ सबका विकास जो है वो संभव हो सकता है। इसके अलावा वैश्विक नेतृत्व यानी कि ग्लोबल साउथ में AI शिखर सम्मेलन से सॉफ्टवेयर जो है वो बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें चुनौतियाँ क्या हैं इसकी, तो चुनौतियों में डेटा गोपनीयता एक चुनौती है जिसमें कि विदेशी AI फर्मों से राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम DPDP एक्ट के बावजूद परिवर्तन जो है वो मुश्किल है। इसके अलावा नियमन असंतुलन है, यानी कि स्वैच्छिक फ्रेमवर्क से अनुपालन कम है, जबकि EU यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका AI एक्ट 2024 में सख्त वर्गीकरण इसमें किया गया और हाई रिस्क AI पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका में सेक्टर विशिष्ट जैसे NIST फ्रेमवर्क है, जबकि भारत का जो लाइट टच दृष्टिकोण नवाचार को बढ़ावा देगा लेकिन हानि नियंत्रण में कमज़ोर जो है वो पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो क्षमता के अंतर को, यानी कि ग्रामीण और जो छोटे शहर होते हैं उनमें AI साक्षरता की कमी होती है जिसमें कि साइबर अपराध बढ़ने का खतरा भी है। इसके अलावा अगर हम देखें इसके निष्कर्ष के बारे में, यानी कि जो खबर है इसका क्या निष्कर्ष है, ये दिशा निर्देश भारत को AI संचालित भविष्य के लिए तैयार करते हैं जहां नवाचार सुरक्षा से जुड़ा है। हालांकि जो कार्यान्वयन है उसमें बहुहितधारक सहयोग आवश्यक है। अब हम देखते हैं अपनी आज की दूसरी न्यूज़ के बारे में जो कि शाह के बारे में है, यानी कि जो अमित शाह हैं उनके द्वारा सहकारिता क्षेत्र में डिजिटल पटल पर क्या इसमें खबर है 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित कोऑप कुंभ 2025, यहाँ पर आप इस चीज़ का नाम याद रखिएगा, कोऑप कुंभ 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है कोऑप कुंभ 2025, उसके दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक है सहकार डिजी पे और दूसरा है सहकार डिजी लोन। यानी कि ये जो दोनों हैं ये मोबाइल ऐप हैं। ये ऐप जो है वो शहरी सरकारी बैंकों को डिजिटल भुगतान और ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे। यहाँ तक कि सबसे छोटे सहकारी बैंकों के लिए भी। इस अवसर पर शाह ने प्रत्येक शहर जनसंख्या 2 लाख से अधिक में कम से कम एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके अलावा यह पहल राष्ट्रीय शहरी सरकारी बैंकों एवं ऋण सोसाइटियों महासंघ यानी कि NAFCUB द्वारा आयोजित सम्मेलन का हिस्सा थी। इसके अलावा यह सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन की दिशा में मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, यानी कि जो सहकारी क्षेत्र है उसमें इसका महत्व क्या है, यानी कि सहकारिता क्षेत्र का महत्व क्या है और इसकी चुनौतियाँ क्या हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन की जड़ें 1904 के सहकारी सोसाइटियाँ अधिनियम से जुड़ी हैं। यानी कि जो 1904 के जो नियम हैं, जो आंदोलन हुआ था 1904 में, वहाँ से इसकी जो जड़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ बना। संविधान के अनुच्छेद 243 जेड आई के तहत सहकारी समितियां राज्य सूची में आती हैं। यानी कि अगर हम संविधान को अगर हम देखें तो संविधान के जो अनुच्छेद 243 जेड आई के तहत सहकारी समितियां राज्य सूची में आती हैं, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार ने 2020 में बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम के माध्यम से नियामक ढांचे को मजबूत किया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने सहकारिता को जन भागीदारी का माध्यम मानते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2021 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 2 करोड़ लोगों को सहकारिता सदस्यों से जोड़ना है। हालांकि शहरी सरकारी बैंकों यानी कि UCBS को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा चुनौतियों की बात करें तो गैर निष्पादित परिस्थितियां NPAS 2023 तक
यूसीबीएस के एनपीएस 2.8% थे, जो अब घटकर 0.6% हो गए हैं। डिजिटल पिछड़ापन देखने को मिला है, जिसमें छोटे सहकारी बैंक डिजिटल भुगतान और ऋण वितरण में असमर्थ थे। विनियामक कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है, इनकी चुनौती है। पीएमसी बैंक घोटाले 2019 जैसी घटनाओं ने विश्वास को हिलाया है। इसके अलावा इन चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय 2021 में स्थापित किया था। उसके माध्यम से कई कदम उठाए गए थे, जैसे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियां रजिस्ट्रार की नियुक्ति और डिजिटल सहकारिता अभियान चलाना। कोऑप कुंभ 2025 इसी श्रृंखला का हिस्सा है, जो सहकारिता को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने का प्रयास है। इसके अलावा मुख्य बिंदुओं को देखें, इसके लॉन्च का लक्ष्य क्या है। इसमें अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में सुधारों से न केवल एनपीएस में कमी आई है, बल्कि यह वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने का माध्यम बनेगा। मुख्य बिंदु क्या है इसके, मुख्य बिंदुओं को देखें तो ऐप का लॉन्च होना, सरकार डिजी पे यानी कि डिजिटल पे के अनुसार जो ऐप है यहाँ पर, यह ऐप जो है शहरी सरकारी बैंकों को यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदान करेगा। इससे छोटे बैंक भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा सरकार डिजी लोन से यह ऋण वितरण को डिजिटल बनाएगा, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। ये ऐप्स जो है वो NFCUB के सहयोग से विकसित किए गए हैं। इसके अलावा लक्ष्य निर्धारण की बात करें तो एक शहर एक सहकारी बैंक के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रत्येक शहर जनसंख्या में 2 लाख से ज़्यादा है, उसमें कम से कम एक यूसीबी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और वर्तमान में भारत में लगभग 1500 यूसीबीएस हैं, जो 3.5 लाख करोड़ रुपए के जमा और 2.5 लाख करोड़ के ऋण का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा एनपीएस में कमी आई है, जिसमें पिछले 2 वर्षों में एनपीएस 2.8% से घटकर 0.6% हो गए, जो सहकारिता क्षेत्र को वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार दर्शाता है। इसके अलावा सरकारी जो नीतिगत निर्णय है, उसमें सहकारिता मंत्रालय के गठन से नीतिगत बदलाव, चुनौतियों का समाधान और विस्तार हुआ है। इसमें जीडीपी आंकड़ों के अलावा प्रगति को व्यक्ति स्तरीय विकास, जिसमें रोजगार और जीवन स्तर आता है, उससे मापना। शाह ने कहा, जीडीपी अकेला पर्याप्त नहीं, सहकारिता के बिना समावेशी विकास असंभव है। ये पहल आत्मनिर्भर भारत को और डिजिटल इंडिया से जुड़ी है, जो सहकारिता को एमएसएमई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ती है। इसके अलावा अगर हम महत्व को देखें तो इसमें आर्थिक और सामाजिक प्रभाव देखने को मिले हैं, जिसमें वित्तीय समावेशन में यूसीबीएस ग्रामीण शहरी सीमांत क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जहां 20% से अधिक आबादी बैंकिंग से वंचित है। और ये ऐप्स पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को मजबूत करेंगे। रोजगार सृजन होगा, यानी कि सहकारिता क्षेत्र से 30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसका नया जो लक्ष्य है वो 5 लाख नए रोजगार पैदा कर सकता है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कोविड-19 के बाद डिजिटल भुगतान 10 गुना बढ़ा है। ये ऐप सहकारी बैंकों को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एकीकृत करेंगे। इसके अलावा विनियामक सुधार में आरबीआई के साथ समन्वय से यूसीबीएस की निगरानी मजबूत होगी, जो पीएमसी जैसे घोटालों को रोकेगा। अगर हम देखें इसको वैश्विक संदर्भ में, तो भारत का सहकारिता मॉडल जैसे अमूल और यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीएस विशेषकर एसडीजी 8 उचित कार्य और आर्थिक विकास से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें इस खबर के निष्कर्ष के बारे में, तो अमित शाह की यह पहल सहकारिता को पीपल्स मूवमेंट से डिजिटल इकोसिस्टम में बदलने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल आर्थिक सुधार दर्शाता है, बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित
कुंभ 2025 सम्मेलन के दौरान कौन से 2 मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर होगा ए सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। ठीक है, सहकार ये इस गलत है और ये भी ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। को-ऑप कुंभ 2025 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी सरकारी सहकारी बैंकों एवं ऋण सोसाइटियों महासंघ यानी कि NAFCUB के द्वारा इसका संगठन किया गया है, तो इसका आंसर होगा बी। इसके अलावा एक भारतीय संविधान में सहकारी समितियां किस सूची के अंतर्गत आती हैं? तो इसका आंसर होगा बी राज्य सूची अनुच्छेद 243 ZI के अंतर्गत। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत हुआ था और यह सहकारिता राज्य सूची में है, लेकिन केंद्र बहुराज्य सहकारिता पर हस्तक्षेप करता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, जो न्यू फंड टू प्रोटेक्ट ट्रॉपिकल यानी कि जो ट्रॉपिकल है इसके बारे में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड। देखते हैं इसके बारे में, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड यानी कि TFF पर्यावरण संरक्षण का नया कदम या विवादास्पद वित्तीय युक्ति है। ये क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। हाल ही में 10 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शिखर सम्मेलन के दौरान एक नया वैश्विक फंड लॉन्च किया गया था, जिसका नाम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड TFF है। ठीक है, यह फंड जो है वो उष्णकटिबंधीय जंगलों यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया, जो वैश्विक जैव विविधता, कार्बन सिंक और जलवायु स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में होने से यह फंड अमेज़न वर्षावन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन जलवायु संकट को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा यह फंड पेरिस समझौते और UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस के तहत विकसित देशों की जलवायु वित्तीय जिम्मेदारियों को मजबूत करने का प्रयास दर्शाता है। हालांकि इसके लॉन्च के तुरंत बाद ही विशेषज्ञों और विकासशील देशों से आलोचनाएं शुरू हो गई, जो वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उजागर करती है। यह फंड न केवल पर्यावरण नीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग के मुद्दे को भी छूता है। फंड का उद्देश्य क्या और कार्यप्रणाली के बारे में देखें तो TFF यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उष्णकटिबंधीय जंगलों को संरक्षित रखना है, जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 15 से 20% अवशोषित करते हैं। फंड जो है वो निम्नलिखित तरीकों से काम करेगा। एक वित्तीय लक्ष्य इसका क्या है, परोपकारी संगठनों यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट्स से $25 अरब और निजी निवेश से $100 अरब जुटाना है। कुल मिलाकर $125 अरब का यह फंड सार्वजनिक और निजी बाजारों में निवेश किया जाएगा, जिसमें कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले देशों के लिए बॉन्ड्स यानी कि बॉन्ड मार्केट शामिल है। इसके अलावा निवेश और लाभांश वितरण में निवेश से प्राप्त वार्षिक रिटर्न लाभांश का उपयोग 74 विकासशील देश हों, जिनमें कि भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया आदि शामिल है। ठीक है, उसको जंगलों के संरक्षण के लिए पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाएगा। उदाहरण के लिए सैटेलाइट डेटा के आधार पर वन कवरेज की निगरानी की जाएगी और कम कार्बन उत्सर्जन वाले देशों को पारदर्शी तरीके से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक तरक्की की बात करें तो वर्तमान में कटे हुए जंगल डेड फॉरेस्ट आर्थिक रूप से अधिक मूल्यवान माने जाते हैं, क्योंकि वे लकड़ी, कृषि भूमि आदि के रूप में तत्काल लाभ देते हैं। TFF इस धारणा को बदलने का प्रयास करेगा, जहां खड़े जंगलों इनके स्टैंडिंग फॉरेस्ट को तापमान नियंत्रण, वन्यजीव आवास और जैव विविधता संरक्षण के लिए अधिक मूल्यवान माना जाएगा। ये फंड जो है वो ग्रीन बॉन्ड्स और कार्बन मार्केट्स जैसे कि REDD+ है, यानी कि reducing emissions from deforestation and forest degradation की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जो भारत जैसे देशों के लिए सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs को प्राप्त करने के में सहायक हो सकता है। भारत में 21% भौगोलिक क्षेत्र को वनों से आच्छादित
रखने का लक्ष्य रखता है। 21%, ये चीज़ याद रखना, भारत जो है वो 21% भौगोलिक क्षेत्रों को वनों से आच्छादित रखने का लक्ष्य रखता है। राष्ट्रीय वन नीति 1900 जो कि 1988 में चलाई गई थी। इस फंड से अमेजन जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे पूर्वोत्तर भारत के वर्षावन के संरक्षण में लाभ उठा सकता है। इसके अलावा वित्तीय प्रतिबद्धताएं और भागीदारी की बात करें तो फंड के लॉन्च के दौरान प्रमुख देशों ने दशक भर के लिए प्रतिबद्धताएं की, जिसमें कि ब्राज़ील ने 2.5 अरब डॉलर की, इंडोनेशिया ने 2 अरब डॉलर की, नॉर्वे ने 1.3 अरब डॉलर, पुर्तगाल ने 1 मिलियन यूरो की, यानी कि वहाँ पर यूरो चलता है तो उन्होंने यूरो की। ठीक है, यहाँ पर ये जो फंड है इनके यहाँ पर आप देशों को नाम याद रखिएगा। एक तो ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, नॉर्वे और पुर्तगाल है, जिसमें कि वित्तीय प्रतिबद्धता में इन्होंने भागीदारी ली है। ये जो प्रतिबद्धताएं हैं फंड को एक स्थायी स्वयं वित्त पोषित सेल्फ फाइनेंसिंग वाहन बनाती हैं, जो UNFCCC के तहत विकसित देशों की 100 अरब डॉलर वार्षिक जलवायु वित्तीय सहायता के पूरक के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग का उदाहरण है, जहां नॉर्वे जैसे विकसित देश जो अमेजन संरक्षण के लिए पहले भी फंडिंग कर चुके हैं, विकासशील देशों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हालांकि भारत के लिए यह G20 जिसकी अध्यक्षता भारत ने 2023 में की, उसके जलवायु वित्तीय सुधारों से जुड़ता है, जहां वन अर्थ वन फ्यूचर जैसे सिद्धांतों को मजबूत किया जाता है। इसके अलावा लॉन्च का कारण क्या है? लॉन्च का कारण आर्थिक और पर्यावरणीय तर्क को देखें तो आर्थिक दृष्टि से खड़े जंगलों को आर्थिक रूप से अवमूल्यनित माना जाता है, क्योंकि वे तत्काल लाभ नहीं देते। TFF बाजार आधारित प्रोत्साहन मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स के माध्यम से इसे बदलना चाहता है, जहां वन संरक्षण को बॉन्ड रिटर्न से जोड़ा जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों जैसे कि IPCC रिपोर्ट्स में उल्लिखित है उसको संबोधित करता है। इसके अलावा पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वैश्विक तापमान नियंत्रण में 30% भूमिका निभाते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि विशेषकर जिसके अंतर्गत ब्राज़ील आता है और इंडोनेशिया आता है, उसमें उसको रोकना पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के लिए आवश्यक है। यह कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज़ यानी कि CBDRRC सिद्धांत को चुनौती देता है, जहां विकसित देशों की ऐतिहासिक उत्सर्जन जिम्मेदारी पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा आलोचना और चिंताओं की बात करें तो TFF की प्रशंसा के बावजूद विशेषज्ञों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं, जो विकासशील देशों के हितों को प्रभावित करती हैं। वित्तीय बाजारों की अस्थिरता वहाँ पर नज़र आती है, जिसमें कि फंड विकासशील देशों के बॉन्ड्स में निवेश करेगा, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा मानना है कि जो फंड होगा वो विकासशील देशों के बॉन्ड्स में निवेश करेगा, जो ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव वाले हैं। कोविड-19 महामारी 2020 से 21 या फिर 2008 से 9 वैश्विक वित्तीय संकट जब आया था, उसके दौरान जैसी अस्थिरता से भुगतान प्रभावित हो सकते हैं, जिससे संरक्षण प्रयास विफल हो जाएंगे। इसके अलावा कानूनी और नैतिक बाध्यताओं का कमज़ोर होना इसमें आता है, यानी कि TFF विकसित होने की UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत फेयर शेयर प्रकृति वित्त नेचर फाइनेंस भुगतान की कानूनी बाध्यता को कमज़ोर करता है। क्लाइमेट फाइनेंस विशेषज्ञ लियाने शालाटेक कार्बन ब्रीफ को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा, यह विकसित से विकासशील देशों की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था को कमज़ोर करता है। TFF और UNFCCC के वित्तीय तंत्र और पेरिस समझौते को और अधिक कमज़ोर करने का योगदान देगा। इसके अलावा विकासशील देशों जिसमें कि भारत और ब्राज़ील आते हैं, ये दोनों क्या है विकासशील देश हैं, उनको संरक्षण के लिए निर्भरता बढ़ेगी, जबकि विकसित देश अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। इसके अलावा समावेशिता की कमी यहाँ पर दिखाई देगी। फंड निजी निवेश पर निर्भर है, जो लाभ केंद्रित होता है। इससे गरीब समुदायों जिसमें कि इंडिजिनस पीपल्स आते हैं, उसके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जो अमेज़न की जैसे क्षेत्रों में वनों की रक्षा करते हैं। ये आलोचनाएं क्लाइमेट जस्टिस और लॉस एंड
डैमेज फंड COP27 से जैसे मुद्दों से जुड़ी हैं और भारत जो कि G77 चीन ब्लॉक का हिस्सा है, इस फंड को COP29 से 30 में चुनौती दे सकता है, जहां जलवायु वित्त के लिए $1 ट्रिलियन की मांग की जा रही है। इसके अलावा भारत के संदर्भ प्रासंगिकता की बात करें तो भारत के पास 21% वन कवर है, जिसमें कि पूर्वोत्तर के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट शामिल हैं। TFF से भारत को संरक्षण फंडिंग मिल सकती है, लेकिन बाजार अस्थिरता से जोखिम है। राष्ट्रीय कार्य योजना ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि NAPCC के ग्रीन इंडिया मिशन के तहत यह फंड एकीकृत किया जा सकता है, यानी कि जब ग्रीन इंडियन मिशन होगा उसके तहत ये जो फंड है वो इकट्ठा किया जा सकता है। अगर हम बात करें निष्कर्ष की तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो बाजार से $125 अरब जुटाकर जंगलों का संरक्षण इसमें होगा। दूसरा जो फ़ायदा होगा वो होगा जलवायु संकट कम हो जाएगा। अब इसमें नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, UN फंडिंग जो है वो कमज़ोर पड़ेगी और बाजार जोखिम से गरीब जो देश हैं उनकी हानि होगी और असमानता भी यहाँ पर जो है वो बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये अच्छा है, लेकिन सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है और भारत CBDR जो है वो उसको मजबूत करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। अब हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को। ये वाला जो क्वेश्चन है यानी कि जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सही आंसर आपको कल वाली वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ये है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होती हैं। तो वृत्तीय, इसमें इसका ऑप्शन है वृत्तीय, रेखीय, क्रॉस के आकार की या फिर वर्गाकार की। तो इसमें से जो सही आंसर है उसका जो सही इसमें आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।